एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते, एकदम बकवास। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2024 में सीबीएसई में आ रखा है और ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9 का सवाल है, अगर आप वहां पे जाकर के देखोगे। और ये सवाल 3 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है। तो यानी कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, चाहे वो इन टेक्स्ट के हो या एक्सरसाइज के हो, इनफैक्ट वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों ना हो, वो सारे के सारे करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम यहाँ पे करेंगे। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो सवाल है आपको आज की डीपीपी में मिल जाएगा। अब डीपीपी कब आती है? 1 से 2 घंटे बाद आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो उसको जरूर सॉल्व करना, क्योंकि वहां पे एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ सवाल दे रखे हैं। एंड डीपीपी फ्री है, ऐसा नहीं कि पैसे लगते हैं उसके। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के सवाल मेरे साथ सॉल्व करना है। तो रेडी हो जाइए, जो जैसे सवाल आपके सामने आए तो पहले वीडियो को पॉज करना है और फिर इसके बाद सोचना है कि इसका आंसर हो क्या सकता है, एंड में इसको कैसे लिखूंगा। ये सब आपको अपनी तरफ से खुद सोच के रखना है पहले से। फिर वीडियो को दोबारा से चालू करना है एंड देखना है क्या जो मैं सोच रहा हूँ और जो आप सोच रहे हैं क्या वो अलाइन है, यानी कि सेम सोच रहे हैं हम दोनों या फिर नहीं, वो चीज आपको देखनी है। तो रेडी हो जाओ, तो शुरुआत करते हैं। इसको हटाते हैं एंड जादू से हटाते हैं, आपको पता ही है, जादू से इसको हटाएंगे एंड हम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके आएंगे। पहले इन टेक्स्ट का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलो जादू करते हैं। जूम आ गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक ही क्वेश्चन दे रखा है इन टेक्स्ट का, ऐसा नहीं कि पूरे में एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। अच्छा 3 टेस्ट ट्यूब, लेट्स मेक 3 टेस्ट ट्यूब। ट्विंग, ये तो फिंगर है, अरे टेस्ट ट्यूब है, ध्यान से देख, ये टेस्ट ट्यूब है, ये भी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी की 3 उंगली। तो ये टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं, कह रहे हैं वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एंड द अदर 2 कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। मतलब एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है। ये तीनों टेस्ट ट्यूब की बात हो गई। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। मतलब 3 टेस्ट ट्यूब है, डिस्टिल्ड वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन इन्होंने दे दिए। तो आपको ये बताना है कि भाई किसमें क्या है। मतलब अभी हमें नहीं पता कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या, ये धप्पा धप्पा खेल रहे हैं हमसे कि कैसे कौन से वाले में कौन सा टेस्ट ट्यूब, नहीं पता। मतलब किसमें डिस्टिल्ड वाटर है, किसमें एसिडिक है, किसमें बेसिक है, नहीं जानते। तो इसको पता कैसे करें। अब आप बोलोगे अच्छा एक काम करते हैं, रेड लिटमस दे रखा है तो उसको हम डाल देंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, और अच्छा एक ब्लू लिटमस भी ले लेते हैं, ब्लू को रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब एसिड है। बट ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला है कि सिर्फ रेड लिटमस दिया है, ब्लू नहीं है, सिर्फ रेड है। तब क्या करें, एक ही लिटमस पेपर दे रखा है, तो अब सोचो क्या करें। ध्यान से सोचो, सोचो, पॉज करो, ट्राई करो, सोचो। ट्राई करने का सोचो दिमाग में एक बार, ठीक है। तो क्या करना है, पहले तो हम रेड लिटमस लेंगे। रेड लिटमस को हम डालेंगे किसी एक सॉल्यूशन में, और जिसमें हम डालेंगे, हमें सिर्फ रेड लिटमस दे रखा है ना, तो हम अगर तीनों में डाल करके देखेंगे इसको, जिसमें मैं डालूंगा अगर उसमें ब्लू हो गया तो मैं बोल दूंगा कि ये बेसिक है ना। तो मान लो मैंने इस वाले लिटमस में डाला तो मुझे पता चला कि ये बेसिक निकला, बेसिक। तो अब मेरे पास कौन सा लिटमस है, अब मेरे पास ब्लू वाला है। कैसे ब्लू, कैसे, अरे भाई रेड वाला ब्लू में हो गया ना, बदल गया वो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो ब्लू वाले लिटमस है इसको मैं डालूंगा इसमें, अगर तो ये रेड हो गया तो मैं बोलूंगा ये एसिड है। अगर ये नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं आया इस पे, तो फिर मैं बोलूंगा कि ये जो है ये बेसिक है, या फिर हो सकता है वो हो डिस्टिल्ड वाटर। देखो मैं क्या कह रहा, समझना ध्यान से। मतलब ये तो मुझे पता चलेगा कि बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि मेरे पास ब्लू लिटमस आ गया। अब मान लो मैंने ब्लू को इसमें डाला और ये हो गया रेड, लेकिन इसमें मैंने ब्लू को डाला, अब ब्लू वाले को इसमें भी डाल रखा है और इसमें भी डाला है, तो ये तो रेड हो गया, तो यानी ये एसिड है, ये है एसिड। ये तो हमारा बेस था, अब यही पता चला। अब उसी ब्लू लिटमस को मैं इसमें भी डालूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि भाई कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है। और क्योंकि हमें 3 ही सॉल्यूशन दे रखे थे, 3 ही टेस्ट ट्यूब दे रखा था, तो जो बच गया वो क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर। सिंपल सी बात है। अगर 2 बंदे समझदार है, आपके क्लास में दोस्त है 2 और तीसरा वाला समझदार नहीं है, तो इसका मतलब वो बेवकूफ है, बस वैसे ही। तो ये डिस्टिल्ड वाटर है, DW डिस्टिल्ड वाटर। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया इन टेक्स्ट का, और एक ही क्वेश्चन दे रखा है वहां पे। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से जादू कर दो क्या, चलो कर ही देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, चलो जूम। तो देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं पेज नंबर 22, जादू बड़ा अच्छा लगता है आपका तो है। व्हाई शुड कर्ड और सोर्स, जो सोर्स सब्सटेंस होते हैं खट्टे वाले, और कर्ड जो होते हैं उसको नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। मतलब उसमें जो मेटल, देखो ब्रास एंड कॉपर जो होते हैं मेटल्स के बने होते हैं, तो उसमें उसको क्यों नहीं रखते। जो खट्टी चीज है, एक बात बताओ, खट्टी चीज यानी एसिड और कॉपर यानी मेटल। तो अगर एसिड
मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। और जो यहाँ पे सॉल्ट बनता है ना, वो सॉल्ट पॉइजनस इन नेचर होता है, जिसकी वजह से वो जो अब जो कर्ड है, जो सोर्स सब्सटेंस जो मैंने उसमें रखा है, वो एडिबल नहीं होगा, वो पॉइजनस हो जाएगा। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, आंसर कैसे लिखोगे, देखो आप ना मुझे कमेंट में एक चीज बताना, सजेशन दे सकते हो आप, क्या कि ये बताना कि मैं यहाँ पे आंसर आपको वर्ड बाय वर्ड लिख करके दिखाऊं, यानी जैसे लिख के दिखाते हैं कि कैसे बनाना सीखे आंसर, वो चीज कि आंसर पेपर में लिखना कैसे वो सिखाऊं, या फिर आप खुद अपनी तरफ से लिख सकते हैं या प्रैक्टिस करेंगे, बताओ। या तीसरा ऑप्शन ये भी है कि जो आपको लास्ट में जो आपको क्या कहते हैं नोट्स मिलते हैं ना इसके, तो उस नोट्स में मैं आपको इसके आंसर दे दूं, आप क्या चाहते हो मेरे को बता देना जरूर, ठीक है, जरूर बता देना कमेंट में कौन से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वर्ड बाय वर्ड आंसर करवाऊं, दूसरा ऑप्शन ये कि आप खुद कर लोगे अपनी तरफ से कोशिश, क्योंकि अपनी तरफ से कोशिश करना भी बहुत अच्छी चीज है, एंड तीसरी चीज ये कि आपको नोट्स में भी आंसर चाहिए बताना, ये मेरे को जरूर बता देना, कमेंट कर देना इसका, ठीक, याद से। तो व्हाई शुड कर्ड, तो भाई इसका आंसर आ गया हमारा, बिकॉज देखो हम ऐसे लिखेंगे, कर्ड और सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर, बिकॉज पूरा लिखना, मैं तो शॉर्टकट में बता रहा हूं, यहां से शुरू करोगे फिर यहां पे आओगे फिर लिखोगे बिकॉज इट इज, मेटल दैट रिएक्ट विद एसिड, जो एसिड से रिएक्ट करेगा विद एसिड टू गिव that, because it is a metal that react with acid to give salt which is poisonous in nature, so that is not edible, मतलब अब वो खाने लायक नहीं रहेगा, वो पॉइजनस हो जाएगा तो खाओगे कैसे भाई, जहर सा हो जाएगा तो कैसे खाओगे, तो वो इसका रीजन है इसके पीछे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, कौन सी गैस लिबरेट होती है जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, ये तो बिल्कुल अभी ऐसी वाली बात हो गई, ये कौन सा रिएक्ट करता है बताना, मतलब कौन सा गैस निकलता है बताना मेरे को, हाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे अब इन्होंने बोला भी एक एग्जाम्पल के साथ बता दो, तो एग्जाम्पल दे देते क्या, हमें नहीं आता क्या, इतना बेवकूफ समझा है। एसिड HCl प्लस, मान लो हमने मेटल ले लिया Cu, कॉपर ले लिया, तो ये देगा CuCl2 प्लस में, और ये देगा हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करना है इसको, तो बैलेंस देखो हो गया बैलेंस, तो ये इसमें साल्ट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और यही तो पूछा है कि कौन सी गैस निकलेगी, और एग्जाम्पल भी दे दिया। फिर कह रहे हैं हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस, इस गैस की प्रेजेंस का कैसे टेस्ट करोगे, अरे भाई कितने बार कहा है कि बर्निंग कैंडल ले जाएंगे एंड पॉप साउंड क्रिएट करेगी, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है, ऐसे लिख देंगे। व्हेन वी कम नियर, मतलब जब हम हाइड्रोजन गैस के नियर ले जाएंगे, व्हेन अ बर्निंग कैंडल गोज नियर हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स एंड एक्सटिंग्विश द बर्निंग कैंडल विद पॉप साउंड, क्या बोला मैंने, शॉर्टकट में बताता हूं, बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी, एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ जाएगी, विद पॉप साउंड से वो जो बर्निंग कैंडल है वो बुझ जाएगी, ये इसका आंसर है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और मैं अब जादू नहीं करूंगा, अभी बाद में करूंगा, लेकिन हमेशा जादू नहीं होने वाला। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जूम। अरे आप तो कह रहे थे जादू नहीं करोगे, कोई बात नहीं, कभी कभी आपकी बात ही मान लेते हैं। मेटल कंपाउंड A reacts with dilute HCl to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation. अगर एक कंपाउंड जो बना है वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैसे करेंगे सवाल को, जरा सोचो, पॉज करके देखो, ठीक है, कर लिया ना पॉज, हाँ ठीक है, ट्राई कर लिया। देखो एक कंपाउंड है A, कह रहे A है, ए रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट HCl, अच्छा, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, एफरवेसेंस नहीं समझ आ रहा क्या है, यानी द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस, हाँ ठीक, गैस इवॉल्व हुई है, एक मान लेते हैं गैस, एक गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है, और ये बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज, मतलब एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये रहा कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे बोल दिया।
अब सोचो क्या हुआ होगा यहाँ पे, कौन सी रिएक्शन हुई, मेटल का कंपाउंड है ये मेटल का कंपाउंड है ना। और यहाँ पे कैल्शियम का क्लोराइड, यानी कि कहीं ये साल्ट तो नहीं है, साल्ट ही तो है ये, तो साल्ट निकल रहा है। Cl कहाँ से आया, HCl में से आया। एंड कैल्शियम मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, ऑक्साइड हो सकता है कार्बोनेट, हमें क्या पता, उन्होंने तो बस ये बोल दिया कि मेटल कार्बोनेट। तो यानी कि मैं ये बोल दूं कैल्शियम का कंपाउंड, ऐसे बोला, कार्बोनेट भी नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कंपाउंड। तो मैं लिख देता हूं कैल्शियम का कंपाउंड है कोई, वो HCl डाइल्यूट से रिएक्ट कर रहा है तो CaCl2 दे रहा है और एक गैस दे रहा है और शायद कुछ दे रहा हो। तो अब सोचो अगर तो यहाँ H2 गैस होता, ध्यान से सोचना, अब मैं बता रहा हूं कुछ तरीका। अगर तो यहाँ H2 गैस होता तो मैं कहता कि साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिली है। और साल्ट और हाइड्रोजन गैस कब मिलती है, वो मिलती है जब मैं एसिड और मेटल लेता हूं। बट ये तो कह रहा है कि मेटल का कंपाउंड है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, खुद सोचो आप कि ऐसा हमने कौन सा पढ़ा है जिसमें कि कौन सी रिएक्शन ऐसी पड़ी जिसमें कि हम कंपाउंड लेते हैं मेटल का और हमें गैस मिलती है, कोई और गैस मिलती है क्या, सोचना। तो क्या याद है आपको कि मेटल का अगर मैं कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लूं तो मुझे एक गैस मिलेगी CO2, और वो गैस भी तो भाई बर्निंग जो कैंडल है उसको बुझा देती है ना। तो यानी कि जो इसका CO2 है वो गैस होगा पक्का। तो गैस को हटाते हैं और CO2 को फ्रंट में लेके आते हैं। अच्छा, तो यानी कि आपने बोला कि ये कार्बोनेट होगा, मेटल का कार्बोनेट, हाँ तो CaCO3 लिखा है यहाँ पे मैंने, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का कंपाउंड या मेटल का कार्बोनेट कंपाउंड, यानी कि उसके साथ और कुछ भी जुड़ा है। तो ये मेटल का कंपाउंड हो गया, ये एसिड हो गया, और जब ये इससे रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, है ना। और यही है वो गैस जो कि एफरवेसेंस देगी। और इन्होंने बोला बैलेंस रिएक्शन, तो बैलेंस करते हैं चलो। ठीक है, कैल्शियम 1, कार्बन कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 3, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, ओके वेरी नाइस, बैलेंस भी हो गया। अब क्या करना है, बस खत्म, अब कुछ करना ही, देखो कंपाउंड फॉर्मेट कैल्शियम, तो कहानी दे रखी है, बट इतना सा करके आना था और क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बस यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले पे चलते हैं, इसमें 3 ही था ना। अब चलते हैं अगले वाले पे, जादू कर दूं क्या, चलो यार कर ही देता हूँ जूम। देखो क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 25 निकाल लो एनसीईआरटी का, उसमें क्वेश्चन दे रखा है पहला, व्हाई डू HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एसिड, HNO3 सो एसिडिक कैरेक्टर्स इन द एक्वस सॉल्यूशन, जबकि सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर्स को शो नहीं करते। भाई ये हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करा था अच्छा खासा, कि हमने ये देखा था कि जब मैं एसिड डाल रहा हूँ, चाहे कोई सा भी एसिड डाल रहा हूँ, चाहे HCl डाल रहा हूँ, चाहे मैं HNO3 या फिर कोई सा भी डाल रहा हूं, तो मुझे वहां पे बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि भाई आयंस होते हैं उसमें, जो एसिड है वो आयंस में टूटते हैं, एंड जब आयंस में टूटते हैं तो आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये बात हमें पता है। तो पूछ क्या रहेंगे, थोड़ा ना पूछ रहे कि व्हाई डू HCl, मतलब क्यों HCl और HNO3 एक्सेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर, तो इसका आंसर लिखेंगे because HCl and HNO3 etc. like acids are conducting in nature, provide ions in the aqueous solutions, ऐसे लिख देंगे। क्या बोला मैंने बोला because HCl and HNO3 are conducting in nature as it produce ions in water solution और aqueous solution भी लिख सकते हो। तो ये हो गया while, जबकि alcohol and glucose डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, इस तरह से आंसर लिख सकते हो। समझ आ गया ना आंसर कैसे लिखना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, बिना आप मतलब सोचा मत करो ज्यादा कि ये डाउट मैं करूं या ना करूं, ये कहीं बच्चों वाला तो डाउट नहीं हो गया फालतू का, सीधा कमेंट कर दो। अबे कोई देख रहा है यहाँ पे क्या कि किसने क्या कमेंट करा, किसने क्या डाउट है, मैं देख रहा हूँ और आप हो, बस और कोई नहीं है। बाकी सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई किसी की बेइज्जती कैसे कर देगा, यहाँ पे कर ही नहीं सकता है, कोई क्लास थोड़ी ना है एक्चुअल में, कोई ऑफलाइन थोड़ी ना कि भाई डाउट कर रहा है और सर मार रहा है, नहीं। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप सीधा कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा 1 से 2 घंटे के अंदर, और हो सकता है उससे पहले मिल जाए, जैसे कमेंट वैसे ही आंसर मिल जाए, हो सकता है। तो कर दिया करो, ज्यादा मत सोचा करो, डाउट जो भी हो कमेंट कर दो फटाफट। तो इसका आंसर समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाई डजंट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अबे अभी तो बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं।
because acid produces ions in aqueous solution that is responsible for conducting electricity। और ये क्वेश्चन वैसे मेरे ख्याल से आ भी रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, याद नहीं आ रहा कब है, कब आया था, लेकिन आ रखा है। Why does dry HCl गैस नॉट चेंज द, देखो सब कुछ सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से कवर हो चुके हैं। मैं आपको पता है एक तरह से रिवाइज चल रहा है, यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। ये एनसीईआरटी का जो लेक्चर है बाद में क्यों लिया जाता है एपिसोड, क्योंकि भाई सारे के सारे चैप्टर आपने अच्छे से देख लिए, अब रिवीजन हो रहा है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, बिकॉज dry HCl gas do not produce ions, because dry HCl gas do not produces H plus ions, इसीलिए यही रीजन है इसके पीछे, और क्या है। while, चौथा क्वेश्चन, while diluting in acid why it is recommended, ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है, that is the acid should be added to water, यानी एसिड को वाटर में ऐड करो, ऐसा क्यों बोला जाता है, जबकि नॉट वाटर टू एसिड, यानी एसिड रखा हुआ है, कह रहे हैं कि एसिड रखा हुआ है, इधर एसिड रखा है कटोरे में मान लो, और आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, चुई 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 से याद आया, चिंग पुई याद आया, हमने पढ़ा था ना एपिसोड के दौरान कहानी में। तो ऐसा नहीं करते। अब वो पूछ रहे क्यों नहीं करते, उनको भी पता है नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं करते भाई, बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी एक्सोथर्मिक, है ना, मुझे पता है आपको पता है आंसर की, एक्सोथर्मिक इज द प्रोसेस, और इसीलिए बीकर कैन स्प्लैश, या फिर जो ग्लास है दैट कैन स्प्लैश, स्प्लैश मतलब समझते हो ना, टूट जाना, तो वो टूट सकता है, ये रीजन है इसके पीछे। अब देखो इसमें और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो उस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 पे, विदाउट जादू। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट हो जाती है जब सॉल्यूशन ऑफ एसिड, अरे भाई साइड हो जाओ, how is the concentration of hydronium ion affected when the solution of an acid is diluted, dilute समझते हो, dilution की definition लिखवाई थी, what is dilution, dilution is basically dissolving water in an acid is called dilution, acid या कोई भी solution, उसमें अगर मैं water को add, more and more water is added to acid or any solution, this is called dilution, तो वो हमने देखा है। तो how is the concentration of hydrogen, कैसे affect होता है भाई concentration बताना, तो dilution करूंगा तो concentration कैसे affect होगा, सोचो जरा सोचो कैसे होगा। देखो मान लो मेरे पास एक बीकर है, इसमें पूरा एसिड भरा हुआ है, एसिड 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 एसिड, तो H प्लस आयन है, H प्लस आयन है। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ आयंस दैट विल बी डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो भाई यही तो आयंस है इसमें, और क्या है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, पानी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, यानी कि डाइल्यूट करते जाओगे करते जाओगे, तो क्या होगा, तो जो H प्लस आयंस है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी डिक्रीज। समझ आया कैसे डिक्रीज, भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी चीज में पानी डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे किसका है, सिर्फ आयन से तो है, और क्या है, इसमें कोई नींबू पानी रखा है, अच्छा नींबू भी तो एसिड ही है, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन जो है H प्लस, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, क्या है इसका आंसर, डिक्रीज। अब डिक्रीज लिख के मत आ जाना डायरेक्ट, पूरा आंसर एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कैसे करोगे, एक्सप्लेन इन द सेंस की इसमें से भी कुछ वर्ड को चुरा लेना, जैसे concentration of hydronium ions affected, ऐसे concentration of hydronium ion will decrease when solution of acid is diluted, हो गया आंसर, 1 मार्क्स का आ सकता है, और 2 मार्क्स का आएगा तब भी आ जाएगा, 2 मार्क्स अगर पूरा लिखोगे वैसे जैसे मैं आपको बोला। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट होते हैं जब एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सी बात है, आप देखो कर क्या रहे हैं, ये यहाँ पे मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसमें पहले से NaOH था, अब इसमें एक्सेस, व्हाट इज एक्सेस, एक्सेस बेस को डाल रहे हैं, जब बेस को डाल रहे हैं तो बेबी को ये पसंद है, एंड बेबी को जब पसंद है तो उसका प्यार बढ़ेगा, यानी कि वो हो जाएगा इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किसकी, OH माइनस आयन की, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, इंक्रीज हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, और क्योंकि मेरा मन थोड़ा जादू करने का तो है, करते हैं जादू, थोड़ा अलग तरह का जादू, वही 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 जादू करेंगे, कोई अलग नहीं है। जूम। ओके, तो पेज नंबर 28 का सवाल देखो, बोला है पेज नंबर 28 में पहला क्वेश्चन, यू हैव 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसके पीएच दे रखे, ए का 6 है, बी का 8 है, ठीक है, मतलब मैंने शॉर्टकट में लिख लिया, आप एनसीईआरटी खोल करके देख लो, पूरा वर्ड आपको दिख जाएगा वहां। तो इसमें बोला है पीएच 6 और 8 है, एंड कह रहे विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, बताना जरा
किसका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? तो भाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज्यादा होगी जिसका पीएच कम होगा, बिकॉज पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा होता है। पीएच जितना ज्यादा करोगे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन उतनी कम होगी। तो ये कह रहे हैं कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ए का है क्योंकि उसका पीएच कम है। फिर कह रहे हैं विच इज एसिडिक। अरे भाई कितना, मतलब हमें इतना बेवकूफ समझा है क्या? हमें पता है 0 से 7 इज एसिडिक एंड 7 से अबोव हो अगर वो 14 के बीच में तो उसको हम बोलेंगे बेसिक। तो भाई हमें गिनती नहीं आती है, 0 से 7 के बीच में तो एसिडिक ए है और बेसिक क्या है? बी। बी फॉर बेसिक। अरे नहीं ऐसे याद मत करना भूल के भी, पीएच याद करो 8 है उसका। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव अ नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई एक बात बताओ, कह रहे हैं कि H प्लस आयंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे? अरे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? कैसे? नेचर ऑफ सॉल्यूशन इस तरह से तो वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन उससे डिटरमाइन होता है। और एक और चीज बताओ कि H प्लस आयन जितना ज्यादा पीएच उतना कम, या सीधी सी बात H प्लस आयन जितना ज्यादा, H प्लस आयन जितना करोगे ऊपर ज्यादा, एसिडिटी उतनी ज्यादा, है ना? यही चीज पता है आपको, तो वही लिखना है कि H प्लस मोर द H प्लस आयंस मोर द एसिडिटी, नॉट वो वाली जो होती है, मोर द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मोर विल बी द एसिडिक नेचर एंड लेस द H प्लस आयन मोर विल बेसिक नेचर। सिंपल सी बात है, तो इस तरह से आंसर लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस, क्या जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें H प्लस होता है? इफ यस, अगर हाँ, देन व्हाई आर दीज बेसिक। तो इसको बेसिक क्यों बोल रहे हो? मतलब बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस होता है कि नहीं? अगर तो होता है, हाँ या ना पहले बताना है, फिर उसके बाद बोलना अगर तो होता है तो फिर कह रहे हैं कि ये बेसिक क्यों है भाई? हाँ पहले तो एक बात समझो कि इसके अंदर H प्लस आयंस भी होते हैं, बट होता ये है ना, देखो एक चीज ध्यान से समझो, ओपी चलता है आजकल, ओवर पावर। तो ओवर पावर्ड को सुनो ध्यान से। ओवर पावर्ड मतलब क्या होता है? किसी एक बंदे पे कोई ओवर पावर हो गया तो उसको कहते हैं ओपी। ओपी की फुल फॉर्म तो पता थी लेकिन इतना अच्छे से नहीं पता था ओवर पावर्ड मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, आप अपने घर में हो लेकिन आप मतलब शैतानी कर रहे हो, मम्मी आएगी तो मम्मी है असली ओपी, कोई टीचर या कोई एजुकेटर नहीं। असली ओपी वो है मम्मी जो ओवर पावर हो जाएगी आपके ऊपर अच्छे से, ऐसा ओवर पावर करेगी ना कि सारा पावर निकल जाएगा आपका अंदर से तो H प्लस आयंस जो है, H प्लस और OH माइनस दोनों आयंस होते हैं। जो बेस होता है उसके अंदर H प्लस और OH दोनों आयंस होते हैं, बट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बेस में कम होती है। OH ओवर पावर हो गया, OP इज OH, OP इज OH, ओवर पावर कर गया OH। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे OH minus ion concentration is greater than H plus, यानी OH minus is OP, that is your mom. Mom is actually OP, not educator, no teacher, no anyone is OP. OP is your mom. तो OH minus ion की क्या लिखेंगे आंसर? Yes, base also have H plus ions, but because of more OH minus ions than H plus ions, this is basic in nature. क्योंकि यहाँ पे OH minus ओवर पावर हो गया इसीलिए। तो 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं सोइल कंडीशन क्या होगी, क्या किस कंडीशन में, मतलब क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि एक फार्मर है तो सोइल की कंडीशन मतलब कैसी होगी, किस सोइल की कंडीशन में वो इन सब चीजों को यूज करेगा, क्विक लाइम को, स्लैग लाइम को और चॉक को। तो एक बात बता, व्हाट इज क्विक लाइम? और वहां पे साइड में ब्रैकेट में लिखा भी है कैल्शियम ऑक्साइड, एंड स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चाक कैल्शियम कार्बोनेट। जब वहां पे लिखा हुआ है तो ये सारे के सारे क्या है, एसिड है या बेस है? दिस इज बेसिक। तो अगर ये बेसिक है तो यानी पक्का, अगर वो ये यूज कर रहा है तो यानी जो उसका सोइल है वो एसिडिक हुआ होगा, तभी इसलिए यूज कर रहा है। तो हम बोलेंगे द सोइल कंडीशन इज एसिडिक, दैट्स व्हाई ही इज या फार्मर इज यूजिंग दीज थिंग्स टू मेक दैट सोइल स्टेबल पीएच और न्यूट्रल। इस तरह से लिख देंगे। मैंने कहा था ना कि भाई जो सोइल है ना उसका पीएच न्यूट्रल कर देना कैसे भी करके, पास यही हमारा मकसद है। मकसद क्या है? स्टेबलाइजिंग या फिर न्यूट्रलाइजिंग द पीएच ऑफ सॉइल, यही चीज है। तो अब ये क्वेश्चन 4 थे यहाँ पे।
अब चलते हैं अगले वाले इंडेक्स पे, जो कि लास्ट मेरे ख्याल से इंडेक्स है ना, लास्ट है ना वो, तो निकाल लो उस वाले पेज को, जब तक मैं जादू कर देता हूं आपके लिए। सुन, तो पेज नंबर 33 पे आ गया, जो कि लास्ट इंडेक्स का क्वेश्चन है पेज वाला। देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaClO2। क्या कहते हैं इसको, याद करना एक बार, क्या कहते हैं इसको, तो कुछ बल्लू बल्लू कहते थे, ब्लीचिंग पाउडर है ये। तो इसके ये जो ClO2 ये फॉर्मूला किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का। लिख देता हूँ बल्लू है ये, ब्लीचिंग, हमारा प्यारा बल्लू, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, मतलब कि कह रहे हैं कि सब्सटेंस का नाम बताओ जिससे मैं क्लोरीन को रिएक्ट जब करवाऊंगा तो मुझे बल्लू मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। कैसे मिलेगा बताओ। तो यार किससे रिएक्ट करवाते थे, भूल गए क्या, भूल गए, इससे रिएक्ट करवाते थे, इससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड इसको क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। दोनों लिख के आ जाना, ऐसे लिख के आ जाना, CaOH होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे बाकी अगर एक भी लिख दोगे तब भी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अच्छा भाई, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में किसका यूज करते हैं, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो भाई वो पढ़ा है आपने कि रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वही है। तो कौन सा था उसमें, याद करो क्या, वो पानी को धोना है, धोना यानी कि वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, निरमा। तो वॉशिंग सोडा इसका आंसर है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, आप लिख सकते हो इसका आंसर सोडियम कार्बोनेट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आ सकते हो Na2CO3 डॉट 10 पानी, ऐसे करके लिख के आ सकते हो। अब देखो सोडियम कार्बोनेट जब वो ऑटोमेटिक 10 पानी के साथ ही रहता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं कि डेकाहाइड्रेट लिख दो, चाहे तो लिख सकते हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर इतना भी लिख के इनमें से एक लिख के आ गई, या फिर ये या फिर ये, या दोनों भी लिख दिया, तब तो दोनों लिख दिया, तब तो टीचर बिकम इम्प्रेस एंड दे विल गिव यू द हग। नहीं, हग नहीं देगा, मतलब वो आपको नंबर ज्यादा दे देगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, वो है व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, कह रहे हैं कि क्या होगा अगर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे। ये तो हमें पता है, रिएक्शन बता दूं तेरे को, ले रिएक्शन Na हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन पूछ रहे हैं इनको बता देते हैं, अच्छी राइटिंग बताओ ना फिर। तो ये हीट करा, Na2CO3 प्लस पानी प्लस CO2, गंदी राइटिंग में नहीं, अच्छी राइटिंग में, ठीक है। चलो इसको बैलेंस कर लोगे आप, ठीक है, बैलेंस कर लेना इसको। और राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन POP एंड वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में रिएक्शन। मैंने बताया था एपिसोड नंबर कौन से, लास्ट अभी जो हुआ था एपिसोड नंबर 4, जो 2 दिन पहले हुआ था, उसमें मैंने बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, राइट एन इक्वेशन, तो भाई कर दो, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, ये पीओपी है, पीओपी, पॉप पॉप पॉप, प्लस डेर पानी, डेर पानी, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 पानी, एंड 2 पानी इज व्हाट, जिप्सम, जिप्सम। तो अब एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन तो फिनिश हो गए। अब चलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना वो क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिल जाएगा, तो टेंशन मत लेना उसकी, ठीक। तो अभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन निकाल लो। तो चलो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी के। तो पहले तो एमसीक्यू दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एक सॉल्यूशन है, रेड को ब्लू कर देता है, तो अगर वो ब्लू कर देता है तो वो उसका जो पीएच है वो क्या होगा, देख करके बताओ। ऑप्शंस दे रखे हैं ये ABCD करके, कौन सा होगा, सोचो, ट्राई कर लिया, ठीक है। तो 1 4 5, भाई ये सारे तो एसिडिक है, और ये इकलौता बेसिक है, और ये बेसिक की प्रॉपर्टी है जो रेड को ब्लू कर देता है, दिस इज द आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल। अब ये चीज ध्यान से समझनी है आपको और याद रखना है, क्योंकि मैंने डीपीपी में एक सवाल दे रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, वो आप जब भी कर पाओगे जब ये बताओ कि ये क्रश्ड एग सेल्स में होता क्या है। तो देखो जो एग की जो सेल होती है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, किसकी, CaCO3। तो उससे रिएक्ट कह रहा है कि सॉल्यूशन रिएक्ट कर जाता है, एक सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन मान लेते हैं A है, वो रिएक्ट कर जाता है क्रश्ड एग सेल्स, और ये भी नहीं बताया क्रश्ड एग सेल्स क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव अ गैस, एक गैस देता है ये, और वो जो गैस है ना, जो गैस दे रहा है वो गैस ना टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो भाई ऐसा कौन सा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ये CO2, ये तो लाइम वाटर को मिल्की करता है, हमने देख भी रखा है।
तो सॉल्यूशन कंटेन्स, तो सॉल्यूशन में है क्या, ये जो सॉल्यूशन है ये ना सॉल्यूशन, इसी की बात हो रही थी। आज सॉल्यूशन रिएक्ट, तो सॉल्यूशन यही था जो रिएक्ट कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन है। ये क्या हो सकता है, तो मुझे ये बताओ किसकी रिएक्शन जब मेटल के कार्बोनेट से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, बताओ। एसिड, सिंपल। तो अब देख लो इसमें एसिड कौन है, तो NaCl ये तो सॉल्ट है, तो दिस इज नॉट द आंसर। HCl, हाँ ये हो सकता है। LiCl ये क्या एसिड है, ये एसिड नहीं भाई, ये तो साल्ट है, क्योंकि देखो मेटल और क्लोरीन तो साल्ट है, और H तो है ही नहीं, H नहीं है तो फिर कैसे ये होगा, तो इसमें भी H नहीं है, तो ये आंसर बच गया, दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ना मतलब कैलकुलेशन टाइप का, मैं बताऊंगा कैसे उसको करेंगे, लेकिन पहले ये समझो क्वेश्चन नंबर 4 कि इनडाइजेशन का ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं। अरे बेवकूफ समझाएगा, हमको पता है, हमें एंटासिड यूज करते हैं हम उसको। एंटीबायोटिक, अरे वो तो बायोटिक जब मतलब बैक्टीरिया वगैरह का जब हो जाता प्रॉब्लम तब यूज करते हैं। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक इज पेन किलर, जो कि पेन दूर करने के लिए क्या आता है, नोट ये वाला पेन, पेन। और डी एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक वो कहाँ से, ये तो मतलब एंटीसेप्टिक तो वो इन्फेक्शन से बचाता है, ये सब नहीं है भाई, एंटासिड है, हमने पढ़ा भी है इसको। अब चलते हैं और जो MCQ दे रखे हैं उस पर थोड़ा जादू कर ले, है ना, चलो कर ही लेते हैं जूम। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाइंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। लिखते हैं, मतलब NaOH है, NaOH वो HCl को प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, हाँ ये बात हमें पता है, इसमें क्या खास बात है। तो 10 ml लिया, ठीक है, और HCl जो है न्यूट्रलाइज बाय द 8 ml of given solution if we take 20 ml of same solution of NaOH। अगर हम इसका 20 ml लेते हैं of same solution, the amount of HCl, तो amount of HCl बताओ, ये वाला अमाउंट बताओ कितना होगा if the same solution is as before, मतलब solution सेम है बिल्कुल। खुद सोचो, एक बात बताओ भाई, कि मान लो 10 रुपए का आप अपने दोस्त को 10 रुपए देते हो और वो आपको बदले में 8 थप्पड़ देता है मान लो ऐसा है कि आप अपने दोस्त को 10 रुपए दे रहे हो और वो आपको 8 चांटे लगाता है। अगर आप 20 रुपए दोगे तो कितने चांटे लगाएगा, 16, डबल, है ना। डबल चांटे खाने हैं तो 20 रुपए दे दो, अगर सिंगल चांटे खाने मतलब 8 खाने हैं तो 10 दे दो। 10 ml यानी कि 8 चांटे मिलेंगे, 20 ml 20 रुपए दोगे तो 16 चांटे मिलेंगे, जिसका डबल। सिंपल सी बात है, ये हमको आएगा नहीं, बच्चे वाली चीज है ये, हमने अपने दोस्त से चांटे खा रखे हैं। तो कहाँ है 16 ml रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज विल बी 16 ml। इतना आसान था, कैलकुलेशन नहीं थी इसमें बिल्कुल भी, क्या था इसमें, ये तो बच्चे वाली चीज है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। राइट, वर्ड इक्वेशन लिखना है इसका, वर्ड इक्वेशन, फिर उसके बाद बैलेंस्ड रिएक्शन भी लिखनी है। देखो वर्ड इक्वेशन आप खुद लिख लोगे ना, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे इसमें इन्होंने बोला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे ब्रैकेट में डिल, नॉट दिल लिख देंगे, एंड फिर उसके बाद लिख देंगे जिंक, और ये क्या देगा, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड दैट गिव्स क्या देता है, सॉल्ट, यानी कि ये देगा जिंक सल्फेट देगा, और क्या देगा ये, हाइड्रोजन गैस। ये वर्ड इक्वेशन हो गई। ऐसे ही आप सब में बना लेना, मैं आपको बताते चलूंगा कैसे बनाना है, ठीक। तो अब इसकी रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हो कैसे लिखेंगे, H2SO4 प्लस में जिंक दैट गिव्स क्या देगा, ये देगा ZnSO4 प्लस, और क्या आएगा यहाँ से, H2 गैस। इस तरह से आप लिख सकते हो। बाकी इसको आप एक्वस लिख सकते हो, इसको आप सॉलिड लिख सकते हो, इसको आप एक्वस लिख सकते हो, इस तरह से। और अगर ये स्टेट ना भी लिखो, रफली अगर सिर्फ सब में गैस लिख के आ जाओ हाइड्रोजन के सामने तो सही माना जाएगा तब भी। तो देखो अब सेकंड वाला क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। देखो मैग्नीशियम रिबन लिया मैंने, देखो मैग्नीशियम रिबन लिया मैंने, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराई तो क्या बनेगा, MgCl2 और प्लस में H2 गैस मिलेगी, है ना, एकदम सही किया। इसको बैलेंस आप कर देना, बैलेंस देखो ये 2 हो गया बस बैलेंस, एंड इसकी वर्ड इक्वेशन लिख लोगे, मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। वर्ड इक्वेशन आसान है, ये भी लिखने के लिए बोला इसीलिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4
H2SO4 अगर नीचे डाइल्यूट लिखना है, इसमें भी अगर आप नीचे डाइल्यूट लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस रिएक्ट कर रहा है किससे, एल्यूमिनियम पाउडर, यानी एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या देगा, कुछ नहीं। अब ये एल्यूमिनियम कुछ नहीं, अब ये एल्यूमिनियम का सल्फेट देगा, जो कि होता है Al2SO4 होल थ्राइस। देखो एल्यूमिनियम का 3+ होता है और इसका SO4 2- होता है, तो इसने अपना 2 दे दिया, उसने अपना 3 दे दिया। 9th क्लास में सीखा था ना कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। अगर इसमें डाउट हो किसी भी चीज में तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे, इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो। देखो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 3, जब मैं यहाँ 3 लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ये 3 है। एल्यूमिनियम 2 कर देता हूँ, एक बार देखो 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और 3 सल्फर 3 सल्फर, ऑक्सीजन 12 और एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया है। अब देखो फोर्थ में क्या बोला है इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाइल्यूट वाले बोला है इन्होंने फिर से, प्लस रिएक्ट विद आयरन फाइलिंग। फाइलिंग समझते हो, मतलब आयरन की एक छोटी सी मतलब चादर जैसे नहीं होती प्लेट, आयरन की प्लेट जैसी, उसकी बात हो रही है। तो आयरन ही है वो, Fe उससे रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, FeCl2। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, इसको बैलेंस करना है तो देखो ये यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से करना है, बाकी इनके वर्ड इक्वेशन भी लिख लेना आप खुद, ठीक है। तो बहुत आसान है, वो तो मैंने इसका समझा दिया किस तरह से लिखना है, बाकी इसका भी आप लिख लोगे। और वर्ड इक्वेशन देखो चैप्टर 1 से रिलेट कर दिया इन्होंने इसको, वर्ड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 में सीखा था एंड वही है ये, और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला इन्होंने कि कंपाउंड सच एज अल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं एल्सो कंटेन, वो उसके अंदर भी हाइड्रोजन होता है। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है क्या होता है, C6H12O6, और अल्कोहल मान लो थोड़ी देर के लिए इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH। अबे बोर्ड से बाहर जा रहा है। तो ये जो है ना, देखो अल्कोहल्स के बारे में तो चैप्टर 4 में और डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी अगर हम बात करें, देखो हाइड्रोजन है दोनों में, हाइड्रोजन है, उसके बाद भी इसको हम एसिड में क्यों नहीं कैटेगराइज कर रहे, सिंपल सी बात है, बिकॉज इट डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, बट ये कह रहे हैं कि प्रूव करो इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी के फॉर्म में। तो भाई अगर आप एक्टिविटी देखोगे जाकर के, कौन सी एक्टिविटी, एक्टिविटी 2.8 में जाकर के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आराम से कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो बल्ब ग्लो कर रहा था एसिड्स वगैरह में, ये चीज हमें पता, हमने एक्टिविटी को अच्छे से समझा था, तो उसको आप ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और फिर ये कह रहे हैं क्वेश्चन में सर, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट, जो डिस्टिल्ड वाटर है नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जबकि रेन वाटर करता है। तो देखो एक चीज समझो, जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली क्या होता है, साफ पानी, प्योर वाटर का फॉर्म होता है ये प्योर वाटर। अच्छा अगर ये प्योर है तो इसमें आयंस एब्सेंट होंगे, मतलब आयंस इसमें है ही नहीं। Pure water does not contain any ions, that why they not conduct electricity. Whereas rain water have ions, उसके अंदर ions भी होते हैं रेन वाटर में, क्योंकि वो प्योर फॉर्म नहीं है इसीलिए, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। कौन, रेन वाटर, ये याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं व्हाई डू एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचो कि एसिड डू नॉट, ऐसे लिखेंगे एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज इट डू नॉट गिव आयंस H प्लस इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इन एब्सेंस ऑफ वाटर। भाई जब वाटर ही नहीं है तो वो आयंस कैसे दे देगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि वाटर इज लाइक फादर ऑफ एसिड, कि वाटर जो है भाई वो फादर एक तरह से, अगर वो नहीं तो वो भी नहीं, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं होने वाला। तो इसीलिए जब वाटर ही नहीं होगा तो भाई आयंस कैसे आएंगे, और जब आयंस नहीं आएंगे तो यही तो इन्होंने बोला क्या कि डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, तभी तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। देखो वाटर नहीं है तो आयंस में नहीं टूटेगा, आयंस में नहीं टूटेगा तो H प्लस आयंस नहीं आएंगे, यानी कि H प्लस आयंस तो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिटी के लिए, तो एसिडिटी ही नहीं होने वाली, यानी एसिडिक कैरेक्टर ही नहीं होगा वहां पे। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, उसमें चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो एक जादू कर ही लेते हैं, और ये वही वाला क्वेश्चन है जो कि शुरू में मैंने दिखाया था। जूम। तो देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं 9 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं, ये हमने देखा था क्वेश्चन इंट्रो के टाइम पे।
तो ए बी सी डी ई, इसमें कह रहे हैं कि इसका पीएच दे रखा है, ये क्या है, ये इसके मार्क्स नहीं आए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं आए, 4 नंबर आएंगे बोर्ड में इसके, नहीं, ये इसका पीएच है 7 1 11 4 1 11 7 9, इसके पीएच है। तो ये कह रहे हैं कौन सा न्यूट्रल है, स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली, ये सब पूछ रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो इसको पीएच के अकॉर्डिंग एबीसीडी करके। तो देखो क्वेश्चन करना क्या, ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, सुनना, ऐसे बहुत आसान है। देखो कह रहे कौन सा न्यूट्रल है, तो विच इज न्यूट्रल, न्यूट्रल इज 7 वाला, जो बीच वाला नंबर होता है 0 से 14 के बीच में, सबसे बीच में कौन होता है 7, तो न्यूट्रल है वो। तो 7 किसका है, डी का, तो न्यूट्रल कौन है, डी, डी फॉर गाली है वो। तो स्ट्रांगली एल्कलाइन, स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन सा है, स्ट्रांगली एल्कलाइन, तो पहले ये देख लो ना एल्कलाइन कौन है, एक ये है एल्कलाइन और एक ये है एल्कलाइन, तो ये दोनों एल्कलाइन है, पर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कैसे फाइंड करें, तो जो पीएच ज्यादा तो एल्कलाइन ज्यादा, यानी कि ये है, तो यानी कि सी, इसका आंसर आ गया सी, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन है, एक तो ये एसिड है और एक ये एसिड है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जिसका पीएच सबसे कम उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा, तो ये रहा, तो बी है इसका आंसर। एंड वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक, ये है वीकली एसिडिक, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिडिक है, बाकी सब तो न्यूट्रल बेसिक कुछ है, लेकिन यही दोनों एसिडिक है, एंड ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक है, तो कौन सा वाला है, ए वाला। फिर बोला वीकली एल्कलाइन कौन है, तो एल्कलाइन तो ये और ये, नहीं नहीं ये तो न्यूट्रल है, एल्कलाइन तो ये और ये है, इन दोनों में कौन वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो ई वाला आंसर है इसका। मतलब सीधी सी बात है भाई, एक चीज याद रखो, पीएच जितना ज्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम, है ना, यही चीज है, उल्टा मतलब होता है एक तरह से। तो इन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले तो एक काम करो, पीएच के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, यानी कि सबसे कम पीएच किसका है, बी, फिर उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा किसका है, ए का है, इसका पीएच 1 है, इसका ए का 4 है, इसका फिर उससे ज्यादा किसका है, ई का, नहीं डी है, डी का जो कि 7 है, फिर ई है जो कि 9 है, फिर उसके बाद सी है जो कि 11 है। तो देखो पीएच बढ़ रहा है, पीएच इज इंक्रीजिंग, अगर पीएच बढ़ रहा है तो इन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये तो पीएच बढ़ रहा है, पर मैं बोलूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, पर मैं बोलूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच बढ़ना यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होना, तो ये ऐसे हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया है, क्योंकि मैं तो इस अकॉर्डिंग चल रहा था ना कि पीएच ज्यादा के अकॉर्डिंग। तो एक काम करते हैं, इसका उल्टा लिख दो, कैसे लिखोगे, सी, उससे बड़ा ई, उससे बड़ा डी, उससे बड़ा बेवकूफ ए, उससे बड़ा बेवकूफ बी। तो अब खुद देख लो, इसका पीएच सबसे ज्यादा, इसका पीएच सबसे कम, तो जिसका पीएच सबसे कम उसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा, और वही है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया, तो ये इसका आंसर है। ये तो पीएच के अकॉर्डिंग सजा रहा था, बट रियल आंसर इज दिस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन, मतलब इक्वल लेंथ लिया मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन यानी कि मेटल लिया हुआ है, और उसको हमने टेस्ट ट्यूब ए में डाला और फिर बी में डाला, और टेस्ट ट्यूब ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जबकि टेस्ट ट्यूब बी में एसिटिक एसिड है, ठीक। कह रहे बोथ एसिड कंसंट्रेशन सेम है, अमाउंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, अमाउंट वगैरह कंसंट्रेशन सब सेम है एसिड दोनों का, और मैग्नीशियम जो ले रहे हैं वो भी इक्वल लेंथ के, यानी कि इक्वल कंसंट्रेशन मैग्नीशियम का भी हो गया, मैग्नीशियम का अमाउंट भी इक्वल हो गया, एसिड का अमाउंट भी इक्वल हो गया। तो ये कह रहे हैं इन विच टेस्ट ट्यूब फिजिंग, ये फिजिंग क्या होता है, फिजिंग मतलब धुआं, धुआं यानी कि धुएं किस चीज की निकलेगी, सोचो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो धुआं किस चीज का निकलेगा, गैस किस चीज की निकलेगी, वो निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो ये कह रहे हैं फिजिंग मोस्ट विगरसली, मोर विगरसली फ्रीजिंग, फिजिंग, फिजिंग, फिजिंग किसमें होगी, मोर विगरसली। तो भाई देखो अब यहाँ पे कोई अंतर तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैग्नीशियम एसिड से इधर भी रिएक्ट कर रहा है इधर भी रिएक्ट कर रहा है, तो अब आप ये देखो कि कौन सा एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो जो CH3COOH है यानी कि ये वाला एसिटिक एसिड, ये मोर विगरसली करेगा कि लेस, अब ये कैसे बताऊं, तो पहले ये समझो कि ये वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग, याद कर रखा है ना, ये है वीक एसिड एंड ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी, एक बात बताओ, दो बंदे लड़ रहे हैं लेकिन मान लो एक बंदा सेम है,
एक मतलब जैसे कि मान लो आपको कोई दोस्त है चुई, चुई नाम है उसका, तो वो जो चुई है वो वहां पे खड़ा है, लेकिन आपके दो दोस्त आए राम और श्याम। राम और श्याम किसी का नाम ही नहीं होता आजकल, तो बहुत पुराने नाम हो गए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपका एक दोस्त है चुई और आप हो एक अकेले और आपके साथ एक और आपका कोई फ्रेंड है, तो उसको मान लो मारना है, उसको मारना है, उसने कुछ गलती करी है, तो स्ट्रोंग आप हो ऐसा मान के चलो। तो आपने जब मारा तो ज्यादा धुआं धुआं कर दोगे आप, आग लगा दोगे कि नहीं, मार मार के धुआं कर दोगे, क्योंकि आप ज्यादा स्ट्रोंग हो उस दूसरे वाले से। तो जो जितना स्ट्रोंग वो उतना धुआं धुआं करेगा, उतना गैस निकालेगा, उतना फिजिंग होगी। तो स्ट्रोंग कौन है यहाँ पे, तो आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर इन विच टेस्ट ट्यूब, तो हम लिखेंगे टेस्ट ट्यूब ए हैज मोर फिजिंग, हैज मोर विग्रसली, विग्रसली रिएक्ट करेगा, मतलब एक तरह से मोर विग्रसली, बिकॉज टेस्ट ट्यूब ए, जो टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स कंटेन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें जो कि HCl है, यही रीजन है इसके पीछे और कुछ नहीं है भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड मोर फिजिंग, मोर धुआं धुआं, मोर आग लगा देगा, धुआं हो जाएगा, आग तो नहीं लगेगी बट धुआं आ जाएगा हाइड्रोजन गैस का। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 पे, जो कि लास्ट स्लाइड होने वाली है हमारी, एंड इसके बाद हम सारे चैप्टर खत्म कर देंगे अपना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 देखते हैं क्या है। 11 फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6, हाउ पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन भी करना है इसको। तो इसमें फ्रेश मिल्क जो है पीएच 6 होता है बोला है, हाउ पीएच विल चेंज, कैसे चेंज हो जाएगा पीएच। देखो फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता है और जब वो एसिड मतलब देखो कर्ड बन जाएगा तो और खट्टा हो जाएगा, एंड जब वो खट्टा हो जाएगा तो उसका पीएच डिक्रीज होगा कि इंक्रीज, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर आ गया तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा। तो यही एक्सप्लेन करके लिखना है। तो हम लिखेंगे पीएच विल डिक्रीज बिकॉज इट विल बिकम मोर एसिडिक एज द टेस्ट विल बिकम श्योर, ऐसे करके लिख देंगे, एक्सप्लेन कर दिया उसको। फिर उसके बाद बोला क्वेश्चन नंबर 12 में, एक मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, मतलब मिल्कमैन क्या करता है, बेकिंग सोडा यानी कि वो क्या है, वो बेस है, उसको थोड़ा सा बेस टाइप का होता है बेकिंग सोडा, उसको वो मिक्स कर देता है उसमें मिल्क के अंदर। तो कह रहे हैं कि व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम 6 टू एल्कलाइन, क्यों कर देता है, बेकिंग सोडा एल्कलाइन है थोड़ा सा, तो वो 6 पीएच जो था उससे वो एल्कलाइन क्यों कर देता है, ऐसा कह रहा है। तो देखो ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि अगर वो एल्कलाइन नहीं करेगा, बेकिंग सोडा उसमें नहीं डालेगा, तो अगर वो एल्कलाइन नहीं करेगा तो वो जल्दी से एसिडिक कैरेक्टर में चला जाएगा, एंड एसिडिक कैरेक्टर में जब वो चला जाएगा तो कर्ड बन जाएगा बड़े आसानी से, इसीलिए वो उसको स्लाइटली एल्कलाइन कर देता है। फिर कह रहे हैं why does this milk take a long time to get, मतलब टू सेट टू सेट सेट है ये सेट लिखा हुआ है, टू सेट एज कर्ड, मतलब इस वाले मिल्क को जो एल्कलाइन हो गया है इसको ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है कर्ड बनने में भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो इस वाले मिल्क में एल्कली है, तो अगर इसको कर्ड बनना होगा तो पहले जो एसिड होगा उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब अगर मान लो खट्टा हो रहा है ये दूध और एसिडिक हो रहा है, तो जो शुरू में जो एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर इसे और एसिडिक चाहिए, तो जब एसिडिक बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर तभी तो वो जाकर के मिल्क जो है कर्ड बनेगा। तो वही चीज है इसमें, यानी कि ये कह रहे हैं लॉन्ग टाइम इसलिए लेगा क्योंकि वो पहले से ही एल्कलाइन है, बस सिंपल सा ये लिख देना, दैट्स व्हाई ही टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर नहीं करना चाहिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, है नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर करते हैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, ऐसे कह रहे हैं क्यों, क्योंकि एक बात बताओ मॉइस्चर यानी वाटर, और पीओपी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रिएक्ट करता है डेर पानी से, हमें पता है, तो रिएक्शन क्या होती है, जिप्सम बन जाता है हार्ड, 3-3 4-4 बार देख चुके हैं इसको तो हम अलग अलग, मतलब एपिसोड्स में भी देख लिया, एनसीईआरटी के भी टेक्स्ट में भी देखा था इसको हमने, रिएक्शंस भी करी थी अभी हमने इस पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन, बच्चा समझाएगा, न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट, और एग्जांपल पूछना है तो कोई भी, जैसे HCl NaOH ले लो रिएक्शन करवा दो, और KOH और H2SO4 ले लो रिएक्शन करा दो, दो एग्जांपल तो देना है, तो कोई से भी एसिड ले लो बेस ले लो रिएक्शन करवा दो। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब धावन सोडा, धावन कहते हैं इसको हिंदी में, धावन सोडा मतलब धोने के काम आता है। नंबर 1, इससे हम दोस्त को धो सकते हैं, अरे नहीं रे, वॉशिंग सोडा का मतलब होता है कि इसका यूज क्या है, दो यूज बताना है, तो क्या है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्लींसिंग एजेंट के रूप में यूज होता है इसका, एंड बेकिंग सोडा का यूज बताना, बेकिंग सोडा तो इसका आप खुद लिखोगे। देखो आप मैं आपसे इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा सवाल पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्या
कि मुझे ना कमेंट में ये बता देना कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला लिख देना कमेंट में। फॉर्मूले, अरे स्पेलिंग नहीं है क्या सही, चलो फॉर्मूला लिख देना। ठीक, तो इसका फॉर्मूला आप लिख दोगे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का कमेंट में। एंड हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और ये वाला चैप्टर भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप खुद बताना मेरे को कि आपको ये चैप्टर आसान लगा कि नहीं लगा, जरूर। एंड अगर आपको ये चैप्टर के सारे एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और अगर पिछले वाला जो चैप्टर है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके सारे एपिसोड देखने तो यहाँ मिल जाएंगे आपको। एंड सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में तो ऑलरेडी है, वहां पे भी देख सकते हो आप। और डीपीपी जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि वहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट वाले। थैंक यू वेरी मच।